चलिए भाई, स्क्रीन दिख रही है मेरी? जी सर, दिख रही है। ओके। तो अपन ने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था इसको? ये हो गया था अपना सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, अपन ने कंप्लीट कर लिया था, राइट? आज हम देखेंगे 1.2, अवेयरनेस रिगार्डिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स अबाउट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर कैटेगरीज। मतलब सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं, आज हम उन पर यहाँ पर देखेंगे कि कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर में और उनका क्या यूजेस है ना। तो सबसे पहला यहाँ पर जो हेडिंग है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंटेशन भी यहाँ रेडी किया है, आपको मैं ये आज मेल कर दूंगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज डिजाइन टू रन अ कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। मतलब एक स्पेसिफिक जो टास्क होता है हमारा, जैसे कि हम बात करें कि विंडोज को हम ले लें, तो ये कंप्लीट सिस्टम होता है। इसके बारे में हमने पहले भी शायद चर्चा कर ली है सॉफ्टवेयर्स के बारे में। पहले इस बारे में बात हुई है, नहीं हुई है सॉफ्टवेयर के बारे में? नहीं हुई है पहले। अच्छा, ठीक है। तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि डिजाइन किया जाता है कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करने के लिए। जैसे कि आपके सामने आप लाइव जो अभी क्लास ले रहे हो, ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर ले रहे हो। और विंडोज जो है एक सॉफ्टवेयर है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखेंगे, जो हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ काम करता है। ठीक है। तो जिसके बीच में एक ड्राइवर नाम का वर्ड भी यूज होता है, जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए यूज होता है, वो ड्राइवर होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को चलाने के लिए हेल्प करता है, वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल सकते हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ये कुछ हमने यहाँ पर एग्जाम्पल ले रखे हैं जो यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर को। जैसे आप मोबाइल में चलाते हो, एंड्रॉयड होता है, मैक का मैक होता है, लिनक्स ओपन सोर्स होता है, और माइक्रोसॉफ्ट जो आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब किसके टाइप है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप होते हैं। दूसरा यहाँ पर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे हमने पूरे सिलेबस को यहाँ पर कैटेगराइज किया हुआ है। दूसरा है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन क्या होता है? एप्लीकेशन मतलब कोई भी एक सॉफ्टवेयर। जैसे कि आप अभी टाइपिंग चला रहे हो, तो टाइपिंग आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि आपके एक स्पेसिफिक नीड को फुलफिल कर रहा है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक पर्सनल, एजुकेशनल और बिजनेस फंक्शन। वो पर्सनल भी हो सकता है, एजुकेशनल भी हो सकता है, या बिजनेस रिलेटेड भी हो सकता है। जैसे पर्सनल यदि हम बात करेंगे, भाई लोग बाग आजकल पर्सनल अपना कोई बिलिंग सॉफ्टवेयर बनवाते हैं, या फिर कोई जैसे कोई वीडियो एडिटिंग का काम करता है तो वो अपने लिए एक वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर डिजाइन करवा सकता है। एजुकेशनल की हम बात करें तो एजुकेशन में से बायजूस का आपने नाम सुना होगा। तो ये पूरा एजुकेशनल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आप उसमें पूरा प्रोग्रामिंग करते हो, कितने कोर्सेस आप करा रहे हो, उसके कंटेंट क्या क्या होंगे, उनमें पूरा डिटेल आप उसको पढ़ाओगे। तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैटेगरी में आता है। बिजनेस की हम बात करें तो बिजनेस में जैसे बिलिंग सॉफ्टवेयर हो गए, जो कि टेली काफ़ी पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, राइट। आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आप इसमें एस इसको एग्जाम्पल ले सकते हो। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको यूज़र्स अपनी नीड और अपने वर्क को फुलफिल करने के लिए डिज़ाइन कराता है, इनको बनवाता है। तो वो सारे सॉफ्टवेयर्स जो एक यूज़र की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर पर रन होते हैं। अब वो सिस्टम सॉफ्टवेयर लिनक्स भी हो सकता है, विंडोज़ भी हो सकता है, एंड्रॉयड भी हो सकता है। तो जिस एंड पर आप यूज़ कर रहे हैं उस एंड पर आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल भी ले रखे हैं, जैसे फोटोशॉप है, टाइपिंग मास्टर है, वीएलसी मीडिया प्लेयर है, कोरल ड्रॉ है। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। एम्बेडेड मतलब ये होता है कोई चीज़, एम्बेड मतलब कोई चीज़ बनाना किसी पर्टिकुलर काम के लिए, या हमारे किसी मशीन को ऑपरेट करने के लिए, लाइक रोबोट्स। ठीक है। जैसे कि रोबोट में हम एक प्रोग्राम बनाते हैं उसको ऑपरेट करने के लिए, कि हम क्या चाहते हैं, उसके अंदर आईओ चिप डालते हैं, उसके अंदर एआई इंप्लीमेंट करते हैं, आपको क्या टास्क कराना है, क्या सिग्नल्स उसको भेजने हैं। तो इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। जैसे यहाँ लिखा है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिटन टू कंट्रोल मशीन और डिवाइस। मतलब आप उस पर्टिकुलर डिवाइस को कैसे कंट्रोल करना चाहते हो,
उसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर बनते हैं। उसमें हम ऐसा नहीं विंडो उठा के डाल देंगे या उसमें एंड्रॉइड डाल देंगे, नहीं। जैसे आप लोगों घरों में सेटअप बॉक्स लगे होंगे, टीवी केबल्स, तो उसमें एक अलग सॉफ्टवेयर होता है भाई, जो सिर्फ उस टीवी के लिए डिज़ाइन किया जाता है। अब जो कैमरे होते हैं उसके लिए एक डीवीआर डिवाइस लगती है, तो डीवीआर डिवाइस में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब उसके लिए पर्टिकुलर उसी डिवाइस के लिए बनाया गया है। तीसरा यदि हम बात करें तो आपने देखा होगा कि अच्छा इंटरनेट, ठीक है। तीसरा हम बात करते हैं जैसे कि आपने देखे होंगे ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम जो होता है, जो हम आज ट्रैफिक में जो कंट्रोलिंग सिस्टम होते हैं, सिग्नल्स को बताता है रुकना है, जाना है ना, स्टॉप होना है, तो उसके लिए जो डिज़ाइन किए सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, जो कि उस पर्टिकुलर मशीन को ऑपरेट करने के लिए बनाए जाते हैं। इसमें हम बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरर्स बिल्ड एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इनटू द इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ कार्स। आज जो आपकी ड्राइवरलेस कार आ रही हैं उनमें आपके एम्बेडेड सॉफ्टवेयर काम करेंगे। टेलीफोन्स, मॉडेम्स, मॉडेम मतलब जो हमारा वाईफाई राउटर जो होता है, रोबोट्स, अप्लायंसेस, टॉयज, सिक्योरिटी सिस्टम, पेस मेकर्स, टेलीविजन एंड सेटअप बॉक्स एंड डिजिटल वॉचेस। आज जो आपकी स्मार्ट वॉचेस हैं उसमें भी उसका एक एम्बेडेड सॉफ्टवेयर उसमें फीड होता है, वो आपकी सारी चीज़ कैलकुलेट करता है और आपको रिजल्ट दिखाई देता है। तो ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर रहेंगे आपकी एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के अंदर। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपराइटी प्रॉपराइटरी सॉफ्टवेयर, जिसमें हम बात करेंगे कि मालिकाना हक होना, ठीक है, कि जो फ्री नहीं है, जो पेड सॉफ्टवेयर है और उसकी कुछ पॉलिसीज होती हैं, लाइसेंस टर्म्स होते हैं, जिसको हम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। Proprietary software, also known as non-free software, is computer software for which the software's publisher or another person reserves some rights from license to use, modify, share modifications, or share the software. It sometimes includes पेटेंट राइट्स, मतलब हम बोलते हैं ना ऐसे मेडिकल फील्ड में पेटेंट होते हैं भाई, किसी ने अपना पेटेंट बना दिया तो उसको कोई कॉपीराइट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के जो प्रोप्राइटरी जिस पर उसका हक होना, उसको वो पब्लिकली नहीं दे सकता, फ्रीली नहीं दे सकता, उसको हम बोलते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। जैसे आपने विंडोज का सुना होगा भाई, यदि हम जेन्यून विंडो परचेस करते हैं तो आपको 15,000 16,000 में आपको एक विंडो जो कि नॉर्मल होम एडिशन आपको मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो चीज़ें हम परचेस करते हैं मार्केट से, जैसे एडोबी के जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं हमको परचेस करने पड़ते हैं, फ्री में नहीं मिलते, क्योंकि उसका पेटेंट राइट है, उसका उसको आपको परचेस करना है, देन आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी क्रैक आपको यूज़ करना है आप कर सकते हैं, बट यदि आप जेन्यून वर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो वो चीज़ आपको परचेस करके ही यूज़ करनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यदि आप एक जेन्यून माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चलाना चाहते हैं तो आपको परचेस करना पड़ेगा उसकी की। आपको विंडोज़ लाइसेंस लेना है तो आपको उसके लिए पे करना होगा। तो ये कुछ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। वहीं हम बात करेंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो कि आपको फ्रीली अवेलेबल रहेंगे और उसका आप सोर्स कोड चेंज कर सकते हैं, और इसका जो कॉपीराइट होता है वो आप अपने हिसाब से डिज़ाइन करके अपना नाम से उस सॉफ्टवेयर को मार्केट में सेल कर सकते हैं या फिर मार्केट में उसको लॉन्च कर सकते हैं। तो open source is a type of computer software in which source code is released under a license in which the copyright holder grants user the right to use, study, change and distribute the software to anyone and for any purpose. Open source software may be developed in a collaborative public manner। मतलब इसको जो हम यूज़ करते हैं वो पब्लिकली लॉन्च करने के लिए यूज़ करते हैं और इसको बड़ी बड़ी कंपनी कम्युनिटीज़ चलाती हैं। लाइक इसको जीएनयू में रजिस्टर्ड कराया जाता है, जो कि जनरल पब्लिक लाइसेंस होता है जीपीएल। उसके अंदर इसको पूरा का पूरा राइट्स इसके मेंशन कराए जाते हैं, सोर्स कोड को रजिस्टर कराया जाता है। और आपने एक पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुना होगा, लिनक्स, ठीक है। लिनक्स बेस्ड जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो सब फ्रीली अवेलेबल होते हैं और उनको आप अपने जो भी उनका रेपोजिटरीज है वहाँ से डाउनलोड करके चला सकते हैं। उसके लिए कोई आपको लाइसेंस चार्ज नहीं करना होता है, बट उसके लिए आपको उसकी बेसिक स्किल्स आना ज़रूरी है, ठीक है। वर्चुअल बॉक्स एक फ्रीली ये वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है जो कि ओरेकल कंपनी का सॉफ्टवेयर है, जिस पर आप मल्टीपल मशीन्स को वर्चुअली चला सकते हैं। तो इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसको हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जिनका आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना होता है और फ्रीली आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहे भाई बात अपने सॉफ्टवेयर्स के बारे में। तो इसमें हमने 4-5 तरीके के सॉफ्टवेयर्स देखे। इनमें कोई डाउट तो हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, कोई डाउट नहीं।
चलिए मैं इसको आपको सेंड भी कर दूंगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अब लैंग्वेजेस के बारे में कि भाई दो तीन तरह की लैंग्वेजेस इसमें यूज होती हैं, लाइक मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तीन लैंग्वेजेस यूज होती हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को हम डिजाइन करते हैं। तो ये क्या होती है अब हम इनको देखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मशीन लैंग्वेज और मशीन कोड। इसको मशीन कोड भी बोला जाता है। इज अ लो लेवल लैंग्वेज comprised of binary digits like 1 और 0। मतलब इसको जो कंप्राइज किया जाता है वो 1 और 0 के फॉर्मेट में किया जाता है और ये एक लो लेवल लैंग्वेजेस होती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज, जो कि सिर्फ मशीन के लिए डिजाइन की जाती है कि मशीन उस चीज को रीड कर सके 0 एंड 1 के फॉर्मेट में। जैसे हमारा कंप्यूटर होता है, हम लिख तो यहाँ पर अपना नाम रहे हैं बट वो उसको कन्वर्ट किस में कर रहा है, मशीन लेवल लैंग्वेज में, 0 एंड 1 के फॉर्मेट में। जो आपके हार्ड ड्राइव में डेटा स्टोर हो रहा है वो 0 एंड 1 के फॉर्मेट में डेटा स्टोर होकर के सेव हो रहा है। हमको दिखता है यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्म में या न्यूमेरिकल फॉर्म में, बट वो एक्चुअली में जो जा रहा है वो 0 एंड 1 के फॉर्मेट में डेटा सेव हो रहा है। चलिए, तो इसको डिटेल में हम नहीं लेके जाएंगे, बस सिंपल आपको इतना समझना है कि मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है कि एक लो लेवल लैंग्वेज होता है जो कि 0 एंड 1 के फॉर्मेट में हमारे सिस्टम में वर्क करता है। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, ये भी एक लो लेवल लैंग्वेज होता है, बट इसका जो मेन टास्क होता है वो आपके स्पेसिफिक प्रोसेसर के बिहाफ में इसको डिजाइन किया जाता है कि भाई जो आपकी लैंग्वेजेस, जो आपके प्रोसेसर्स होते हैं वो कंपेटिबल किस लैंग्वेज को कर रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर प्रोसेसर के हिसाब के लिए आपको असेंबली लैंग्वेज डिजाइन करना होता है कि ये उस लैंग्वेज प्रोसेसर को सपोर्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। जैसे i3 है, तो i3 प्रोसेसर की कुछ अपनी टर्म एंड कंडीशन होती है, तो उसके लिए जो लैंग्वेज डिजाइन की जाती है वो असेंबली लैंग्वेज डिजाइन की जाती है जो कि आपके स्पेसिफिक प्रोसेसर के लिए डिजाइन होती है। तो ये रहा आपका असेंबली लैंग्वेज जो कि प्रोसेसर पे डिजाइन की जाती है। थर्ड है हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में HLL भी बोला जाता है। ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है भाई। जैसे कि हम बात करते हैं सी, फोर्ट्रॉन, पास्कल, ये जितने भी प्रोग्रामर्स होते हैं इस पर्टिकुलर लेवल हाई लेवल लैंग्वेज में अपने प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, जो लेस इंडिपेंडेंट होती है और पर्टिकुलर टाइप के कंप्यूटर के लिए इनको डिजाइन किया जाता है हाई लेवल लैंग्वेज के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा एटीएम में जो मशीन काम करती है वो सिर्फ एक सिस्टम बेस्ड मशीन होती है और उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग होती है वो हायर लेवल लैंग्वेज में लिखी जाती है जो आपके यूजर्स की क्वेरी को सॉल्व करती है। आप पिन देते हो, देन आपकी अकाउंटिंग डिटेल्स फैच करता है। तो ये जो कोड होते हैं ये हायर लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। ठीक है, उसके लिए कोई लेस इंडिपेंडेंस होती है, इसके लिए किसी डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं होती कि इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है या असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। डायरेक्टली अपना सारा काम खुद कैलकुलेट करके यूजर को आउटपुट आपके सामने रख देती है। तो ये तीन तरीके की लैंग्वेज यूज की जाती है, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हायर लेवल लैंग्वेज। अब हम बात करते हैं, इसमें दो तरीके के टर्म्स यूज होते हैं, एक होता है इंटरप्रेटर और एक होता है कंपाइलर। इन दो वर्ड को भी समझना जरूरी है। तो इन कंप्यूटर साइंस एन इंटरप्रेटर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट डायरेक्टली एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस रिटन इन प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। मतलब जो इंटरप्रेटर होता है वो क्या करता है, डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है आपके प्रोग्रामिंग कोड को या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कि आपने लिखा किस कोड में। आपने विजुअल बेसिक में लिखा है, C++ में लिखा है, PHP में लिखा है, पाइथन में लिखा है। तो उस कोड को पढ़ने के लिए इंटरप्रेटर यूज होता है कि भाई उस लैंग्वेज को पढ़ने के लिए, उसकी लैंग्वेज को समझने के लिए, लिखने के लिए जो यूज होता है वो इंटरप्रेटर यूज होता है, without requiring them previously to have been compiled into a machine language program। मतलब कि आपको इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कराना है तो आप इसको कंपाइल करके डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। तो आगे हम वही कंपाइलर को देखेंगे। तो कंपाइलर क्या चीज़ होती है, तो कंपाइलर हम जो यूज़ करते हैं, जो आप कोड लिखते हो, मतलब जैसे आपने किसी को एक कोड है उसका एक लाइन लिखा, आपने उस कोड को या उस लाइन को एग्जीक्यूट कराना है तो उसके लिए हम कंपाइलर का यूज़ करते हैं। कंपाइल करते हैं कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। आपने शायद C++ पढ़ा होगा, तो उसमें जो कोड को हम रन करते हैं कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, लाइन नंबर 1 में प्रॉब्लम है, लाइन नंबर 2 में प्रॉब्लम है, आपने कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर लगा दिया है या फिर आपने कुछ गलत कोड की एंट्री कर दी है तो उसमें मैसेज आता है। तो किसकी हेल्प से आता है, वो कंपाइलर उसको कंपाइल करता है। A compiler is a special program that process statement written in a particular programming language and turns them into machine language or code that a computer's processor uses। तो ये क्या करता है, जो भी आपने कोड लिखा है उसको राइट करेगा, रीड उसको आगे बढ़ाएगा, आपके प्रोसेसर को भेजेगा कि हाँ भाई आपका जो लैंग्वेज में आपने जो कोड लिखा है वो ये बोलना चाह रहा है। जैसे कैलकुलेटर का हम एग्जांपल ले लें, आप 2+2 करते हो तो कंपाइलर ही है जो कि 2+2 को आगे प्रोसेस करता है, तब जाकर आपके पास रिजल्ट आता है 4।
तो ये कंपाइलर की हेल्प से चीज़ें आपकी यूज़ होती है। तो जो मैंने टर्म्स आपको बताया भाई, वो टर्म्स आपको सारे क्लियर हैं। लाइक हमने सॉफ्टवेयर्स पढ़ा यहाँ पर, हमने यहाँ पर कंप्यूटर लैंग्वेजेस को देखा, और उसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर हमने यहाँ तक सारी चीज़ें कवर कर ली है। ये सारी चीज़ें क्लियर हैं आपको? हाँ। अब हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, जिसके जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होता है, कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, जो आपके सिस्टम को ऑपरेट करने में हेल्प करता है। जैसे विंडोज़ एंड लिनक्स, यहाँ पर दो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इन्होंने दिया गया है। एक विंडोज़ के बारे में हम बात करेंगे, दूसरा लिनक्स के बारे में बात करेंगे। तो विंडोज़ क्या होता है भाई, मैंने पहले ही बताया, विंडोज़ जो होता है वो ग्राफिकल जीयूआई बेस्ड सिस्टम होता है, जो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, और आज देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट इसने कैप्चर करके रखा है, क्योंकि ये यूज़र फ्रेंडली है इसलिए। अच्छा, लिनक्स की यदि हम बात करें तो लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये पूरा कमांड लाइन चलता है। बट अब जो लिनक्स के वर्जन्स आ रहे हैं वो काफ़ी ग्राफिकली वर्जन्स में आ रहे हैं, बट तब भी लिनक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू विंडोज़। यदि एक नॉर्मल यूज़र यदि सोचे कि मैं लिनक्स चला लूँ, तो उसको पहले उसको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देन वो लिनक्स को ऑपरेट कर सकता है। बट विंडोज़ यदि कोई एक जिसने लाइफ में कभी सिस्टम ना चलाया हो और उसको सिर्फ सिस्टम चालू करके दे दिया जाए, तो वो क्लिक करके भी समझ सकता है कि हाँ भाई, यहाँ से ये दिखता है, यहाँ से ये दिखता है, तो वो उसको ईजिली समझ सकता है। ये ईजिली अंडरस्टैंडेबल वाला सिस्टम होता है। और विंडोज़ आपको परचेस करना होता है, ये फ्री में अवेलेबल नहीं है, जबकि लिनक्स आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये फ्री में अवेलेबल है। आप इससे डायरेक्टली गूगल पर जाकर यदि आप लिखोगे, लाइक मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेबियन, उबंटू का आपने नाम सुना होगा, इसको उबंटू भी बोला जाता है। ये एक सर्वर और क्लाइंट दोनों बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है। तो यहाँ पर हम इसको क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने उबंटू की यहाँ वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि भाई इसने ओपन स्टैक, क्यूबरनेट्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सपोर्ट एंड सर्विसेज, बहुत सारे सर्विसेज में डील कर रहा है। आप डायरेक्टली यहाँ डाउनलोड पर जाएंगे और डाउनलोड में आपको डेस्कटॉप बेस इसका वर्जन इंस्टॉल करना है। तो अभी 20.04 LTS लॉन्ग टर्म सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर है, और 20.10 जो कि आगे तक अभी जो लेटेस्ट चल रहा है इनका वो है, जो जिसमें डेली बेसिस पर अपडेट्स आती हैं और इसमें लॉन्ग टर्म तक ही सपोर्ट करेगा। तो दो टाइप के वर्जन है, आप इनमें से जो भी यहाँ पर करना चाहते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। सर्वर बेस भी यहाँ पर है, मैक एंड विंडोज़ बेस भी बनाया, ARM बेस भी है, IBM बेस भी है, यहाँ पर मल्टीपल सपोर्टिंग हार्डवेयर बेस भी इन्होंने सिस्टम अपने सिस्टम को बना रखा है, सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर रखा है। IoT के लिए उन्होंने बना रखा है क्लाउड बेस्ड सिस्टम, जैसे अमेजोन AWS है उसके लिए भी यहाँ पर उन्होंने बना रखा है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के लिए बना रखा है, गूगल क्लाउड के लिए बना रखा है। तो यहाँ से अपने नीड के अकॉर्डिंग आप सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसको कुछ अलग तरीके से इंस्टॉल करना होता है, अलग तरीके से इसके सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये विंडोज़ से बहुत ही डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम चला के बताता हूँ, लाइक रेड हैट का नाम आपने सुना होगा। रेड हैट काफ़ी पॉपुलर कंपनी है लिनक्स के मामले में, जिसकी एक ओपन सोर्स कम्युनिटी है लाइक सेंटोस। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आपका एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाई देता है। ये कुछ इस तरीके से बूट हो रहा है आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे भाई अपने विंडोज़ में यूज़र्स होते हैं, वैसे लिनक्स में मैंने यहाँ पर यूज़र बना रखे हैं। तो लाइक जैसे मैं यहाँ पर अपन बात करते हैं, मैं इस यूज़र पे जाता हूँ, उस पर क्लिक करेंगे, पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे और ये यूज़र लॉगिन हो जाएगा। यहाँ बता दिया इसने लास्ट कब लॉगिन किया था। तो एक लेआउट में बता दूं कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से चलता है। ये इसका डेस्कटॉप रहा। ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा होगा आपको विंडोज़ से। ये इसका डेस्कटॉप है। जैसे इस विंडोज़ में रिसाइकिल बिन होता है तो इसमें ट्रैश होता है, और उसमें माई कंप्यूटर होता है तो इसमें होम होता है, और ये मेरा डीवीडी इसमें लगा हुआ है तो डीवीडी यहाँ पर माउंट होकर दिखाई दे रहा है। आपको इसके अंदर एप्लीकेशंस देखना है तो आप एप्लीकेशंस के अंदर जाएंगे, आपको फायरफॉक्स है, फाइल्स है, और पूरा डिफरेंट आपको अलग ही लुक दिखाई दे रहा होगा। तो ये कुछ होता है अपना भाई सेंटोस इसका नाम है, और ये रेड हैट का ओपन सोर्स कम्युनिटी है। ठीक है, जहाँ से आप
लिनक्स को सीख सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको चार्ज नहीं देना होगा। ये यहाँ पर जैसे अपने विंडोज़ में दिखाई देते हैं भाई फाइल सिस्टम, तो यहाँ पर इसका फाइल सिस्टम ये है, इसकी लोकेशन ये है, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड्स, म्यूजिक। अब इसने काफ़ी हद तक ग्राफिकली दे दिया है, बट जो इसका मेन यूजेस होता है वो टर्मिनल पर होता है। तो यहाँ पर जैसे हमको कोई चीज़ सर्च करनी होती है, कोई कमांड एग्जीक्यूट करनी होती है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर चलती हैं। जैसे मुझे यहाँ पर आई एफ कॉन्फिग मतलब आईपी की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं इस टर्मिनल पर यहाँ पर चलाऊँगा, देन मुझे यहाँ पर चीज़ें दिखाई देंगी कि इस सिस्टम का आईपी क्या है एंड इस सिस्टम का नाम क्या है, तो वो मैं सारी चीज़ यहाँ से चेक कर पाऊँगा। ठीक है। और मुझे यहाँ पर जैसे अपने सिस्टम में एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, तो उसमें रूट यूज़र होता है, और मुझे रूट के राइट्स चाहिए, तो मुझे रूट यहाँ पर मैं इंटर करूँगा। और यदि मुझे सिस्टम को बंद करना है तो मैं डायरेक्टली कमांड से भी सिस्टम को यहाँ से बंद कर दूँगा। तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिखाया लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि बिल्कुल डिफरेंट होता है आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से। और ये फ्री में अवेलेबल है, आपको इसका कोई चार्ज नहीं देना होता है, इसको किसी तरीके क्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो ये बात की हमने यहाँ पर विंडोज़ और लिनक्स की। तो विंडोज़ तो आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बारे में बताने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं है। तो सिंपल आपको बस दो चीज़ें याद रखनी है कि विंडोज़ आपको परचेस करना होता है और ये GUI प्लेटफॉर्म पे काम करता है, और लिनक्स आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये आपका फ्रीली अवेलेबल होता है। ठीक है। विंडोज़ में आप एग्जांपल दे सकते हो विंडोज़ 7, 8, 10। लिनक्स में आप एग्जांपल दे सकते हो रेड हैट, उबुंटू और आपका फेडोरा। ठीक है। ऐसे बहुत से लिनक्स मिंट, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उनका काली, डेबियन, तो ये सारे लिनक्स के वर्जन्स होते हैं। तो दो तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम। और तीसरा यदि पूछा जाए तो तीसरा इसमें नहीं है, तो मैक होता है ना, एप्पल, तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। वो भी काइंड ऑफ आपका लिनक्स जैसा ही चलता है, पूरा प्लेटफॉर्म बिल्कुल वैसे ही होता है। ठीक है। बट उसमें सिक्योरिटी फीचर्स बहुत ज़्यादा हायर लेवल के यूज़ होते हैं। तो आगे चलते हैं भाई। कंसेप्ट ऑफ मेमोरी यूनिट सच एज बिट, बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ये अपन ने ऑलरेडी कवर कर लिए कल, मतलब इससे पिछली क्लासेस में, तो मुझे यहाँ बताने की ज़रूरत है क्या अभी? नहीं, ठीक है। है ना, बिट, बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ये आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इतने जो अपन ने टॉपिक कवर किए 1.2 में, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? मेरे को तो नहीं है कोई डाउट। अश्विनी आपको? नहीं, डाउट तो नहीं है, बस ये बहुत नया है, ये तो आपने आज पढ़ाया। हाँ, मतलब ये जो चीज़ें हैं ये मैं आपको पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, और आप थोड़ा सा देखेंगे, इन चीज़ों को समझ में आएगा। बाकी मैं कुछ और नोट्स भी आपको सेंड करूंगा जिसमें ये मटेरियल आपको मिल जाएगा। ठीक है। यदि कोई डाउट लगे तो अपन नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे। कल रामनवमी की छुट्टी रहेगी, ऑफ रहेगा। परसों फिर अपनी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी 22। तो अब चलते हैं अपन भाई 2.0 की ओर। तो 1.0 अपन ने कवर कर लिया, फैमिलियरिटी विथ कंप्यूटर सिस्टम। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नॉलेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस। ठीक है। मतलब बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, अब हम वो चीज़ें यहाँ पर कवर करेंगे। तो 2.1 इसमें हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें लिखा है अवेयरनेस ऑफ जेनरिक स्टेप रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग ऑफ ए कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर की सेटिंग्स क्या क्या होती हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। बूटिंग एंड शटिंग डाउन कैसे होता है, लॉगिंग ऑन और ऑफ कैसे होता है ऑन द नेटवर्क, डिटरमाइनिंग आईपी कैसे ये हमारा लैपटॉप रिसीव करता है ना। तो ये चीज़ें हम यहाँ तक आज कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ सेटिंग्स की। तो कंप्यूटर सेटिंग्स में तो भाई बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं, ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ की सेटिंग करना चाहते हो। जैसे कि भाई मैं डेट एंड टाइम की बात करूँ, तो सपोज जैसे यदि आपका डेट एंड टाइम यदि गड़बड़ हो गया सिस्टम का, तो उसके लिए आप कैसे सेट करोगे? तो सिंपल आपको स्टार्ट बटन पे जाना होता है, यहाँ सेटिंग्स पर जाना होता है, यहाँ पर आपको मिलता है टाइम एंड लैंग्वेज। ठीक है। टाइम एंड लैंग्वेज पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सेट टाइम ऑटोमेटिकली मैंने चूज़ कर रखा है कि भाई जैसे ही मेरा सिस्टम चालू हो तो ऑटोमेटिकली ये इंटरनेट से या डायरेक्टली जो इसका सीमोस बैटरीज के अंदर होता है, जो कंटिन्यूस पावर देता है हमारे रोम सेक्शन को, तो वो रोम हमें हमारा प्रोग्राम इनबिल्ट होता है ये, तो वो डायरेक्टली फेच कर लेता है कि डेट एंड टाइम हमारा क्या चल रहा है। और यदि आपको मैनुअली डेट एंड टाइम सेट करना है तो आप इस ऑप्शन को यहाँ बंद करोगे, और यहाँ आप देख रहे हो चेंज आपका अभी पहले डिसेबल था, अभी आप देख रहे हो ये डिसेबल मोड में है। जैसे ही मैंने इसको बंद किया तो यहाँ पर ये इनेबल मोड में आ गया। चेंज पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको दे देता है कि डेट आपकी क्या सेट करनी है और टाइम आपको क्या सेट करना है।
तो डायरेक्टली आप यहाँ से डेट एंड टाइम सेट कर सकते हो। और यदि लॉन्ग मेथड आपको यूज़ करना है, जैसे विंडोज 7 में चला करता था, तो उसके लिए तो विंडोज 7 में तो आपको यही मिल जाता है चेंज डेट एंड टाइम, बट 10 में डिफरेंट है। 7 और 8 में सेम है बट 10 में डिफरेंट है। तो 10 में कैसे करोगे, या तो आप यहाँ से कर लो, और यदि आपको लॉन्ग कट मेथड यूज़ करना है तो आप रिलेटेड सेटिंग्स में जाओगे, डेट टाइम रीजनल फॉर्मेटिंग के अंदर। इसमें अगेन आप यहाँ पर क्लिक करोगे एडिशनल डेट टाइम रीजनल सेटिंग्स के अंदर, तो आपको यहाँ दिखाई देगा सेट द टाइम एंड डेट। ये विंडोज 7 में यहाँ डायरेक्टली क्लिक करने पर ये विंडो खुल जाती थी, बट 10 में थोड़ा सा आपको लॉन्ग कट मेथड यूज़ करना होता है। अब यहाँ से आप टाइम जोन चेंज करना चाहते हो तो टाइम जोन चेंज कर सकते हो, बट अपने इंडिया का टाइम जोन +5:30 चलता है, तो हम इसी को रहने देंगे। और आपको डेट एंड टाइम सेट करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से इसका डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हो। आपको यहाँ से डायरेक्टली किस ईयर पे स्विच करना है, 2020 पे जाना है या फिर 2022 पर जाना है, और आपको अप्रैल मंथ का पूरा देखना है कि 22 में कौन सी डेट को क्या दिन पड़ रहा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। आपको टाइम सेट करना है, आप यहाँ से टाइम भी सेट कर सकते हैं। फिलहाल में मेरी सेटिंग सब ठीक है तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। तो ये हमने देखा किस तरीके से आप अपने सिस्टम का डेट और टाइम सेट कर सकते हैं। इस तरीके से कई सारी सेटिंग्स होती हैं सिस्टम की। जैसे आपको सिस्टम का ब्राइटनेस सेट करना है तो वो उसके लिए तो शॉर्टकट आपको ऊपर भी मिल जाएगी, जैसे यहाँ पर फंक्शन के साथ। तो मेरे सिस्टम में अलग अलग शॉर्टकट्स होती हैं, लाइक यहाँ पर F4 से ब्राइटनेस कम हो रही है, F5 से ज़्यादा हो रही है, तो आप इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये कुछ सिस्टम की सेटिंग्स होती हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करती हैं आपके नीड के ऊपर कि आपको किस टाइप की सेटिंग इम्प्लीमेंट करनी है। आपको नाइट विजन ऑन करना है सिस्टम में, तो आप यहाँ पर लैपटॉप में राइट कॉर्नर में जाओगे, तो यहाँ पर आपको अपने सिस्टम को करना पड़ेगा ये नाइट लाइट ऑप्शन पर, ठीक है। नाइट लाइट पर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये देखो नाइट लाइट इसमें इम्प्लीमेंट हो गया। तो ये सारी सेटिंग्स होती हैं, आपको सेटिंग्स पे जाना होगा, उसके बारे में बेसिक आपको आइडिया पता होना चाहिए आप किस टाइप की सेटिंग इम्प्लीमेंट करना चाहते हो। तो मैं इसको अभी बंद कर दूंगा, तो मैंने ऑफ कर दिया। आपको अपने सिस्टम को एज अ चेंज करना है या अपने प्रोजेक्टर से कनेक्ट करना है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली प्रोजेक्ट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने प्रोजेक्टर वाली स्क्रीन आ जाती है कि आपको डुप्लीकेट मोड पे रखना है, मतलब जो स्क्रीन आपके लैपटॉप पे दिख रही है वो प्रोजेक्टर पर दिखाई दे। आपको एज अ प्रोजेक्टर को एक सेकंड स्क्रीन के तौर पे यूज़ करना है तो आप यहाँ एक्सटेंड को यूज़ कर सकते हैं। और आप सिर्फ चाहते हो कि सिर्फ प्रोजेक्टर पर मेरी स्क्रीन दिखे, पीसी पे ना दिखे, लैपटॉप पे ना दिखे, तो आप सेकंड स्क्रीन ओनली कर सकते हो। और आप चाहते हो सिर्फ मेरे लैपटॉप की स्क्रीन दिखे तो आप सिंपल यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। और ये प्रोजेक्ट लाने वाली इसका एक शॉर्टकट भी होता है विंडो के साथ पी। विंडो पी आप यूज़ करोगे डायरेक्ट ये प्रोजेक्ट वाली विंडो खुल के आपके सामने आ जाती है। और आप एक स्मार्ट टीवी यूज़ कर रहे हैं और आपको उसको कनेक्ट करना है अपने लैपटॉप से, तो आप डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट टू वायरलेस डिस्प्ले पर भी आप क्लिक करोगे तो आपके सामने जो टीवी होगी उसका वाईफाई ऑन होना चाहिए, तो उस वाईफाई से आप अपने लैपटॉप को कनेक्ट करोगे तो आपको अपनी जो स्मार्ट टीवी उसको भी आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ सेटिंग्स रही सिस्टम की जो हम अपने इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। दूसरा हम बात करते हैं बूटिंग एंड शटिंग डाउन। तो ये भी आपको पता है भाई, जब भी हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो सबसे पहले बूटिंग प्रोसेस होता है ना। जो विंडोज का साइन लोगो पास में आते हैं 7 की यदि हम बात करें, देन बेल आपको यूज़र वाली विंडो हो जाती है यदि आपने यूज़र दे रखा होगा। देन आपका यूज़र में आप पासवर्ड डालते हो तो आपका डेस्कटॉप सामने आ जाता है, तो बूटिंग प्रोसेस होती है, ठीक है। आपका विंडोज 10 या 7 जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपरली बूट होता है और आपके सामने विजुलाइज होता है। शटिंग डाउन की हम बात करते हैं, आपको अपने सिस्टम को शट डाउन करना है तो आप कैसे करते हो, तो सिंपल आप स्टार्ट बटन पे जाते हो, यहाँ पे ये पावर बटन पे जाते हो और यहाँ पर आपके सामने कुछ 4-5 तरीके के ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें आप शट डाउन ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपका सिस्टम शट डाउन हो जाता है। स्लीप ऑप्शन मतलब आप सपोज अभी थोड़ा सा 5-10 मिनट का ब्रेक लेना चाहते हो तो आप सिस्टम को स्लीप मोड में डाल के, आपको ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, डिनर करना है, तो आप स्लीप मोड में डाल दो सिस्टम को। पावर कंज्यूमशन बराबर रहेगा लेकिन आपका सिस्टम स्लीप मोड में चला जाएगा। हाइबरनेट मतलब ये होता है कि आप सिस्टम के सारे ऐप्स फ्रीज करना चाहते हो। सपोज जैसे मैंने यहाँ पर पीडीएफ खोल रखा है, पीडीएफ खुला रहे, मैं कोई पिक्चर देख रहा हूँ, पिक्चर इसमें खुली रहे, मैं कोई प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, कोड मैंने आधा लिख चुका हूँ, आधा भी पेंडिंग है, उसी मोड पर उसको फ्रीज करके बंद करना चाहता हूँ ताकि मुझे सारी एप्लीकेशन प्रॉपरली बंद ना करना पड़े, तो मैं हाइबरनेट ऑप्शन का यूज़ करता हूँ जो पूरा
शटडाउन की तरह रहेगा, लेकिन इसमें जो एप्लीकेशंस जहाँ पर हैं वहीं पर ऐसा फ्रीज हो जाती हैं, और आप जब नेक्स्ट टाइम बूट करोगे, सिस्टम को ऑन करोगे, तो वहीं से आप उसको ऑपरेट कर सकते हो। शटडाउन का मतलब होता है कम्प्लीटली शटडाउन। इसमें सारे ऐप्स आपके कम्प्लीटली नॉर्मल तरीके से आपको प्रॉपरली सभी ऐप्स को शटडाउन क्लोज करना होगा, देन आप सिस्टम को शटडाउन करोगे। और रीस्टार्ट का मतलब होता है यदि आपका सिस्टम प्रॉब्लम कर रहा है या फिर आपके सिस्टम में अपडेट आ गया है, तो आप अपने सिस्टम को यहाँ से अपडेट भी रीस्टार्ट करके उसको नॉर्मल तरीके से ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट है लॉगिंग ऑन और लॉग ऑफ। ये क्या चीज़ होती है भाई, कुछ बेसिक आइडिया आपको? वाईफाई से रिलेटेड है क्या? नहीं, ये यूजर से रिलेटेड है। जैसे एक सिस्टम में सपोज मैंने अश्विनी नाम का एक ही सिस्टम है, और उसमें मैंने अश्विनी का यूजर भी बना रखा है, आदित्य का भी बना रखा है, अनमोल का भी बना रखा है। अब जैसे आपने देखा होगा भाई, जो बड़ी बड़ी एमएनसीज होती हैं उनमें 24/7 काम होता है, और एक सिस्टम पर 3 यूजर अपनी अपनी शिफ्ट में आकर काम करते हैं। तो वो सिस्टम या तो वो शट डाउन करके जाएगा या फिर उसको लॉग ऑफ कर देगा। लॉग ऑफ के लिए जो शॉर्टकट यूज होता है वो होता है विंडो एल, मतलब लॉक स्क्रीन करने के लिए। तो हमने लॉक स्क्रीन कर देंगे तो उस यूजर का सिर्फ लॉक स्क्रीन होगा, लॉगिंग ऑन और ऑफ नहीं होगा। लॉग ऑफ, साइन ऑफ जो अपन करते हैं ना, वो उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे आप फेसबुक चलाते हो, साइन आउट कर देते हो, आपका सेशन साइन आउट हो जाता है, और उसी पेज पर कोई दूसरा बंदा अपनी मेल आईडी और पासवर्ड डालेगा, वो उसकी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर सकता है। तो वैसी सिचुएशन आपके सिस्टम में होती है। जैसे भाई मेरे सिस्टम में 2 मैंने यूज़र यहाँ पर ले रखे हैं, एक मेरा एसोस नाम का है और एक मेरा एडमिनिस्ट्रेटर है। यदि मुझे एडमिनिस्ट्रेटर पर स्विच करना है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले यदि एसोस को मुझे क्या करना है, साइन आउट करना है, मतलब लॉग आउट भी है या लॉगिंग ऑफ भी इसी को बोलते हैं और साइन आउट भी इसी को बोलते हैं। तो मैं साइन आउट पर क्लिक कर दूंगा तो ये मेरा साइन आउट हो जाएगा। और यदि मैं डायरेक्टली इसको साइन आउट किए बिना एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर दूंगा, तो मैं डायरेक्टली किस पे स्विच हो जाऊंगा, एडमिनिस्ट्रेटर पर। मतलब मेरा अपना एसोस वाला भी खुला है और मैं एडमिनिस्ट्रेटर पे काम कर सकता हूँ। फिर एडमिनिस्ट्रेटर को मैं साइन आउट कर दूंगा और फिर से अपने इस पे आ जाऊंगा एसोस पर। तो इसको मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से काम करता है। तो मैं यहाँ पर अपनी वर्चुअल मशीन पे लेके चलता हूँ, आपको 5 मिनट है अपने पास अभी। और यहाँ पर हम बात करते हैं विंडोज 10 को मैं ओपन कर लूँगा। ये जो मैं अपनी मशीन को ऑन कर रहा हूँ, एक VMware कंपनी होती है जो कि वर्चुअलाइजेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। आप एक अपने सिस्टम पर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हो अकॉर्डिंग टू योर हार्डवेयर। आपका जितना अच्छा हार्डवेयर होगा उतनी मशीन आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो मैं अपने सिस्टम पर 2 मशीन ऑपरेट कर रहा हूँ, मतलब एक मेरा रियल विंडोज 10 और एक मैं वर्चुअली अपने विंडोज 10 को ऑन करके आपको बता रहा हूँ किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं, ताकि आपको लाइव प्रैक्टिकल इसका मिल सके। तो मैंने इसको फुल स्क्रीन में कर लिया है। ये मेरी पिछला जो है वो मेरा मेन जो विंडो है वो पीछे है ये, ठीक है। और ये मैं जो चला रहा हूँ ये VMware पर चला रहा हूँ। तो ये मेरा सेकेंडरी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि वर्चुअलाइज मोड में यहाँ पर ऑन कर रहा हूँ। तो इस पर हम देखेंगे लॉग ऑफ साइन ऑफ कैसे किया जाता है। बाकी शट डाउन रीस्टार्ट तो आपको आता ही है। तो लॉग ऑफ साइन ऑफ करने के लिए आपके पास एक से ज़्यादा यूज़र होना चाहिए सिस्टम में। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारे इसमें कितने यूज़र हैं। तो एक 10 नाम का यूज़र है इसमें, जिस पे कोई पासवर्ड सेट नहीं है, ऑटोमेटिकली इसका यूज़र प्रोफाइल लॉगिन हो रहा है। ठीक है भाई, ये सक्सेसफुली ऑन हो गया है। सबसे पहले मैं यहाँ पर चेक कर लूँ कि मेरे सिस्टम में कितने यूज़र हैं। तो यहाँ पर एक ही यूज़र है, देखो एक एक ही यूज़र का नाम आ रहा है 10। दूसरा यूज़र होता है इसके नाम नीचे आ जाता है। तो मैं फटाफट एक यूज़र यहाँ पर बना लेता हूँ। तो हम विंडो ई करते हैं, तो यहाँ पर ये खुल गया। यहाँ दिस पीसी पे जाकर मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैनेज पर जाऊँगा। तो मेरे सामने एक यूज़र क्रिएट करने वाली विंडो आ जाएगी, जहाँ से मैं एक यूज़र क्रिएट कर लूँगा।
और फिर मैं आपको स्विच करके बताऊंगा किस तरीके से यूजर को हम स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोकल यूजर्स एंड ग्रुप पर जाएंगे। टाइम थोड़ा सा कम है तो मैं इसको थोड़ा सा हार्ड एंड फास्ट कर लूंगा। तो एडमिनिस्ट्रेटर को मैं ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको अकाउंट इज एनेबल कर दूंगा और ठीक है, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पर देखूंगा तो मेरे पास 2 यूज़र यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे मैं 10 पर क्लिक करूंगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर पहले नहीं आ रहा था, अब ये आ गया है। सपोज मुझे एडमिनिस्ट्रेटर पे जाना है तो मैं या तो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर दूं, बट अभी ये नया यूज़र है तो उसकी प्रोफाइल लॉगिन होने में अप्रॉक्स 1 मिनट के आसपास लग जाएगा। बट हमारे पास अभी टाइम कम है तो आगे भी मैं इस टॉपिक को कंटिन्यू करके बता दूंगा। बट फिलहाल मैं आपको साइन आउट करके बता देता हूँ कि मुझे साइन आउट कैसे करना है। तो साइन आउट पर आप क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पर मैसेज साइन आउट का आ रहा है, ना कि शटिंग डाउन का, है ना। तो यहाँ ये यूज़र साइन आउट हो रहा है, मतलब जो आपका 10 नाम का यूज़र था उसकी प्रोफाइल आपकी साइन आउट हो चुकी है। और अब आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर जितने भी यूज़र्स होंगे आपके इस विंडोज़ मशीन में, उस यूज़र पे आप क्लिक करके उस पर जंप कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल में मैं भी एडमिनिस्ट्रेटर पे नहीं जा रहा हूँ, इसको मैं आगे कंटिन्यू करके बता दूंगा आपको, क्योंकि टाइम हमारे पास कितना बचा है, बस 1-1.5 मिनट के आसपास बचा हुआ है। तो मैं इसको प्रॉपरली शट डाउन कर दूं। तो मैंने साइन आउट किया तो साइन आउट हो गया वो यूज़र। यदि इस पर पासवर्ड सेट होता तो ये पासवर्ड आपसे मांगता, मतलब वही यूज़र इसको लॉगिन कर सकता है जिसके पास इसका पासवर्ड है। तो फिलहाल मैं इस मशीन को यहाँ पर शट डाउन करने जा रहा हूँ। तो यहाँ से मैं जाऊँगा पावर ऑप्शन पर और इसको मैं कर दूंगा यहाँ शट डाउन। ये तो ये जो विंडोज़ 10 मशीन है ये मेरी प्रॉपर शट डाउन हो गई। लॉगिंग ऑन और ऑफ के लिए आपके मशीन में एक से ज़्यादा यूज़र रहेंगे तभी आप इसको यूज़ कर पाएंगे, या नॉर्मल सिर्फ आपको अपने ही यूज़र का यदि आपने पासवर्ड शेयर कर रखा है और आप चाहते हो कि सिर्फ वही बंदा इसको लॉगिन कर पाए तो आप उसको लॉग ऑफ कर जाइए। जब वो यूज़र आएगा अपना पासवर्ड डालेगा और उसको लॉग ऑन कर सकता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को मैं आगे भी कंटिन्यू कर दूंगा। आज थोड़ा सा टाइम अपने पास कम है तो अपन इसको आगे फिर कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो आज जितनी चीज़ें पढ़ी भाई समझ में आ गई अपने को। हाँ थोड़ी थोड़ी। चलिए ठीक है, कोई डाउट रहेगा तो अपन परसों, क्योंकि कल ऑफ रहेगा 22 को, अपन इसको कवर करेंगे। ठीक है, चलिए ओके बाय बाय। ठीक है, थैंक यू थैंक सो यू, मच। बाय। ओके बाय।